आज आपके सामने बात करके चल रहा हूँ मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड की। तो पहले इसका नाम रहता था मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और मैं इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू तब से ला रहा हूँ जब से इसका नाम एमर्जिंग ब्लू चिप फंड ही था। अभी करंट में इसका नाम चेंज हो गया है। अब जिस तरीके का ये म्यूचुअल फंड है उसी कैटेगरी में ये लोग डील करते हैं, यानी कि इसी कैटेगरी में इसी नाम से आपको ये स्क्रिप अप देखने को मिलेगी जिसका नाम है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, या जो भी आपके फंड है, पास फंड है, चाहे रेगुलर प्लान ही क्यों ना हो। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 174 का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में 39% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है, मैक्सिमम 23% का, 5 साल में 24% का, 3 साल में देखिए 17% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। देखिए किस तरीके से, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। और वैल्यू रिसर्च ने इसकी रेटिंग को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया है, केवल 2 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5। तो ये थोड़ा सा समस्या का सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ से इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की, अल्टीमेटली जो रिटर्न होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न ही। 3 महीने में देखो 8% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 22% का, 1 साल में 39% का, 3 साल में 63% का, 5 साल में पैसे को 200% का रिटर्न दिया, 10 साल में 589% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका ज़्यादा रहता है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई। जब भी किसी फंड के अंदर 10% से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर रहता है मॉडरेट रिस्क। 10% तक बोल रहा हूँ, यानी कि लेस देन इक्वल टू 10% का अगर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो उसका वहाँ पर ये जो रिस्कोमीटर आपको दिया है ये मॉडरेट हो जाएगा। जब भी 10 से 15% के बीच का रिस्क या फ्लक्चुएशन किसी म्यूचुअल फंड के अंदर होगी तो मॉडरेटली हाई होता है। 15 से 20% का फ्लक्चुएशन अगर किसी फंड के अंदर होता है तो वहाँ पर हाई पर ये जो कांटा आपको दिख रहा है हाई पर लग जाएगा। जब भी किसी फंड के अंदर आपको 20% का गिरावट या अपसाइड, दोनों तरफ है, फ्लक्चुएशन से मतलब होता है यहाँ पर, तो जब भी किसी फंड के अंदर 20% का आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो उस कैटेगरी में ये जो कांटा है वो हो जाता है 20% से ऊपर का, और ये जो कांटा है वेरी हाई रिस्क की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क आपका किस कैटेगरी पर आ रहा है। वेरी हाई मतलब 20% से जब भी मार्केट गिरेगा तो हो सकता है ये फंड 20% से ज़्यादा का टूटते हुए देखने को मिले। जब बुल रन स्टार्ट हो तो ये भी पॉसिबल है कि ये म्यूचुअल फंड आपको 20% से ज़्यादा का रिटर्न देकर चला जाए। रिस्कोमीटर कब अपडेट करना होता है इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि रिस्कोमीटर कंपनी को हर महीने अपडेट करना होता है एसआईडी के अंदर, यानी कि स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर ये कंपनी को बताना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान करके चलें। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जहाँ पर मिनिमम 35% लार्ज कैप के अंदर और 35% मिड कैप के अंदर कंपल्सन होता है स्कीम से रिगार्डिंग कि फंड मैनेजर को यहाँ डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, और ये सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। ठीक है, जहाँ पर उनको फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप में जो इक्विटी का एलोकेशन है वो 35% रहता है। इंडेक्स फंड के अंदर 80% का इक्विटी के अंदर इक्विटी एलोकेशन रहता है। इसके साथ साथ लार्ज कैप प्रॉपर जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर 80% इक्विटी का असेट का मिनिमम एलोकेशन रहता है। इसके साथ साथ सेक्टर फंड्स होते हैं, आपको जो इंडेक्स फंड आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी आपका 80% का इक्विटी का मिनिमम एलोकेशन रहता है। इसके साथ साथ आपका जो अदर फंड्स होते हैं जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया तो वहाँ पर अदर में आपका 65% के आसपास इक्विटी के अंदर एलोकेशन, मिनिमम 65%, मैक्सिमम फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाह रहा है। 40,204 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.59% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 0.87% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अब टीआरआई और पीआरआई, प्राइस रिटर्न इंडेक्स और टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये दो चीज़ें हैं। पीआरआई आपका इंडिकेट करता है केवल कैपिटल गेन से रिगार्डिंग बताता है। टीआरआई आपका सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है, कैपिटल गेन भी आपका कैलकुलेट कर लेता है, आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेता है, आपका डिविडेंड भी कैलकुलेट कर लेता है, और पीआरआई और टीआरआई के बीच का डिफरेंस केवल डिविडेंड से होता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेते रहो। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। बात करेंगे स्टॉक का एलोकेशन, सबसे ज़्यादा इन्होंने फाइनेंस की तरफ मोड़ दिया है। हो सकता है एचडीएफसी बैंक के अंदर स्टेक बहुत ज़्यादा रहा हो इनका, देखते हैं आगे। ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मटेरियल्स, कम्युनिकेशन, अल्टीमेटली इन्होंने डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर पैसे डालने जाते हो उससे अच्छा होता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालें।
इसके लिए आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा, एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अलग रखो, एक जो आप शेयर्स के अंदर खरीदते बेचते हो उसका पोर्टफोलियो अलग रखो। जितना आप शेयर्स के अंदर पैसा डालते हो उतना ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल के चलो। साल भर के बाद आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप दोनों ही रिटर्न में, अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कर रखा है तो दोनों ही रिटर्न आपके सिमिलर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमर स्टेपल्स, कुछ डाइवर्सिफाइड, टेक्सटाइल और केमिकल्स सेक्टर को इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो HDFC बैंक की तरफ है। अगर आपके पास HDFC बैंक का शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हो सकता है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आने वाला है, तो जिनके पास HDFC बैंक का शेयर रहेगा हो सकता है कि ये लोग शेयर होल्डर कोटा दें। बाकी चीज़ें जब ये DRHP फाइल करेंगे तो उससे पता चलेंगी। एक्सिस बैंक, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, ब्लू चिप कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने डाल के रखा हुआ है। NTPC, प्रेस्टीज स्टेट, इन्फोसिस, भारत फोर्ज, टाटा स्टील, विप्रो, ग्लैंड फार्मा, दिलीवरी, HDFC, AMC, इंडस टावर, ACC, भारती एयरटेल, SKF इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टाटा TCS, इंटरग्लोब एविएशन, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, बेयर क्रॉप साइंस, FSN कॉमर्स वेंचर्स, इंडियन बैंक, वेदांता लिमिटेड, लॉरस लैब, टाटा कम्युनिकेशन, बाटा इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, C8, ICC प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज़। जाके पेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। मदरसम सुमी वायरिंग, SRF, फेडरल बैंक, ITC, SCL टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया का शेयर प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। और आप मेरे 1 साल के पहले वाले वीडियो म्यूचुअल फंड के रिव्यू देखिए, वहाँ भी कमिंस इंडिया का उस समय शेयर प्राइस इसका 1200 1250 के आसपास रहता था, अभी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास पहुँच चुका है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का भी आपको रिव्यू चेक करना चाहिए। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का भी रिव्यू आपको चेक करना चाहिए। बंधन कोर इक्विटी फंड का भी रिव्यू आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और 1,96,253 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये केवल 99 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, किसी म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।